नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का, यानी सरफेस केमिस्ट्री का। यानी अपन कह सकते हैं हमने 12th साइंस की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा था, जिसे हम पृष्ठ रसायन भी कहते हैं। और इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी एक क्लास कंप्लीट हो गई थी, यानी अपन कह सकते हैं पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हमारा इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने अध्ययन किया था पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं, अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण से संबंधित शब्दावली क्या होती है, जैसे अधिशोष्य, अधिशोषक, अंतरापृष्ठ, सक्रिय केंद्र, इन सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। और हमने अवशोषण, विशोषण और शोषण का अध्ययन भी पिछले वीडियो में कर लिया था। हमने अधिशोषण व अवशोषण का तुलनात्मक अध्ययन भी पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हमारा वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम अधिशोषण के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यानी अपन कह सकते हैं अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, इसका अध्ययन हम इस पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, अधिशोषण के प्रकार, यानी अपन कह सकते हैं कि अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। क्या कहेंगे? अधिशोष्य, अधिशोष्य व अधिशोषक, अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर, आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। देखो, पहला है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और इस भौतिक अधिशोषण को हम वांडर वाल अधिशोषण भी कहते हैं। अधिशोषण देखो क्या कहा हमने कहा कि अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। पहला हमने लिया है भौतिक अधिशोषण, जिसे वांडर वाल अधिशोषण भी कहते हैं। हम क्या कहेंगे? जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ दुर्बल वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़ा होता है तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ दुर्बल वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़ा होता है
होता है तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहते हैं। देखो क्या कहा हमने कहा कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़ा होता है तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और इस भौतिक अधिशोषण को ही हम वान डेर वाल अधिशोषण भी कहते हैं। देखो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, चारकोल द्वारा H2 गैस का अधिशोषण। क्या कहा, चारकोल द्वारा H2 गैस का अधिशोषण एक प्रकार का भौतिक अधिशोषण होता है। अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं, निकल PtPd धातुओं पर H2 गैस का अधिशोषण। H2 गैस का अधिशोषण यह भी एक भौतिक अधिशोषण का उदाहरण होता है। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम धातुओं पर H2 गैस का अधिशोषण, तो ये हमारा भौतिक अधिशोषण हो गया। दूसरा प्रकार है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, देखो इस रासायनिक अधिशोषण को लैंगम्यूर क्या कहेंगे, लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। देखो रासायनिक अधिशोषण किसे कहेंगे, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के अणु रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहेंगे, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। देखिए क्या कहा हमने कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अपन कह सकते हैं, टंगस्टन धातु पर O2 गैस का अधिशोषण। O2 गैस का अधिशोषण अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन की सतह पर O2 गैस का अधिशोषण। क्या कह सकते हैं, कार्बन की सतह पर
O2 गैस का अधिशोषण, यानी अपन कह सकते हैं कि टंगस्टन धातु पर O2 गैस का अधिशोषण एक रासायनिक अधिशोषण होता है और कार्बन की सतह पर O2 गैस का अधिशोषण भी एक रासायनिक अधिशोषण होता है। तो ये हमने अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण के प्रकार देख लिए। दो प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण जिसको हम वान डेर वाल अधिशोषण भी कहते हैं। इसमें हमने क्या कहा कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़ा होता है तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। हमने इसके एग्जाम्पल देखे, चारकोल द्वारा H2 गैस का अधिशोषण और निकल पीडी धातुओं पर H2 गैस का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार हमने लिया रासायनिक अधिशोषण जिसको लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। इसमें हमने क्या कहा कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखे हमने, टंगस्टन धातु पर O2 गैस का अधिशोषण और कार्बन की सतह पर O2 गैस का अधिशोषण। ये दोनों एग्जाम्पल रासायनिक अधिशोषण के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, अब हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। देखो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। तो इसलिए हम इनका अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण का। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण का तुलनात्मक अध्ययन। देखो, अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण का तुलनात्मक अध्ययन, का तुलनात्मक अध्ययन। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। देखो, इधर तो ले रहा हूं मैं भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और इधर ले रहा हूं मैं रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। यानी हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से अंतर होते हैं। इधर मैंने लिया है भौतिक अधिशोषण, इधर मैंने लिया है रासायनिक अधिशोषण। हेडिंग क्या है हमारी, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण का तुलनात्मक अध्ययन। या ऐसे कह सकते हैं भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। देखो, पहले बात करता हूं मैं भौतिक अधिशोषण की और पहला अंतर ले रहा हूं मैं। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस अधिशोषण में अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़ा होता है। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य वान डेर वाल बंध उपस्थित होते हैं। देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसमें
अधिशोष्य व अधिशोषक, अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल उपस्थित होते हैं। दुर्बल वांडरवाल बल उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि इसमें अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं। देखो क्या कहेंगे, इसमें अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये हमने भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में पहला अंतर देख लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे अंतर की। क्या कहेंगे, यह उत्क्रमणीय होता है। क्या कहेंगे, यह उत्क्रमणीय होता है। क्या कहा हमने, यह उत्क्रमणीय होता है। और रासायनिक में क्या कहेंगे, यह अनुत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। दो अंतर देख लिए। तीसरे अंतर की बात करें, क्या कहेंगे, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। इसमें क्या कहेंगे, यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। अगला अंतर हम ले सकते हैं कि यह निम्न ताप पर संपन्न होता है। देखो चौथा अंतर, यह निम्न ताप पर संपन्न होता है, निम्न ताप पर संपन्न होता है। और इसमें क्या कहेंगे, यह उच्च ताप पर संपन्न होता है, यह उच्च ताप पर संपन्न होता है, यह उच्च ताप पर संपन्न होता है। अब देखो भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर संपन्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ताप बढ़ाएं तो भौतिक अधिशोषण की दर घटेगी। यानी हम कह सकते हैं अगले अंतर में, ताप बढ़ाने पर इसकी दर घटती है, इसकी दर घटती है। और रासायनिक अधिशोषण तो उच्च ताप पर संपन्न होता है, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर इसकी दर बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर
इसकी दर बढ़ती है, इसकी दर बढ़ती है। अगले अंतर में हम क्या कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण की जो मोलर अधिशोषण ऊष्मा है वह कम होती है। कितनी होती है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। क्या कहेंगे हम कहेंगे इसकी मोलर अधिशोषण ऊष्मा, मोलर अधिशोषण ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल पर मोल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, होती है। और इसमें क्या कहेंगे कि इसकी मोलर अधिशोषण ऊष्मा अधिक होती है। और कितनी होती है? अपन कहेंगे 80 से 240 किलो जूल पर मोल। यानी हम कह सकते हैं इसकी मोलर अधिशोषण ऊष्मा, मोलर अधिशोषण ऊष्मा 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है, होती है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला अंतर क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है। क्या कहेंगे? यह बहुपरतीय होता है, बहुपरतीय होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह सकते हैं? यह एक परतीय होता है, यह एक परतीय होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यह बहुपरतीय होता है और यह एक परतीय होता है। अगले अंतर में हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहेंगे? इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें क्या कहेंगे? इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो अगला अंतर अपन ले रहे हैं कि वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं वे भौतिक अधिशोषण दर्शाती हैं। तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे आसानी से द्रवित होने वाली गैसें भौतिक अधिशोषण दर्शाती हैं, भौतिक अधिशोषण दर्शाती हैं। क्या कहा? आसानी से द्रवित होने वाली गैसें भौतिक अधिशोषण दर्शाती हैं। और इसमें क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे कि वे गैसें जो अधिशोषक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं या कर सकती हैं वे गैसें रासायनिक अधिशोषण दर्शाती हैं। यानी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वे गैसें जो अधिशोषक के साथ
रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, रासायनिक अधिशोषण दर्शाती हैं, रासायनिक अधिशोषण दर्शाती हैं, रासायनिक अधिशोषण दर्शाती हैं। अगले अंतर में हम लेंगे एग्जाम्पल। देखो अभी हमने क्या कहा था, हमने कहा था चारकोल के द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, H2 गैस का अधिशोषण एक भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल है। और ले सकते हैं अपन Ni, Pt और Pd धातुओं पर H2 गैस का अधिशोषण, H2 गैस का अधिशोषण, यह भी एक भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल है। बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण के एग्जाम्पल की। अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, टंगस्टन धातु पर O2 गैस का अधिशोषण, O2 गैस का अधिशोषण एक प्रकार का रासायनिक अधिशोषण होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कार्बन की सतह पर O2 गैस का अधिशोषण भी एक प्रकार का रासायनिक अधिशोषण होता है। तो देखो हमने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का तुलनात्मक अध्ययन देखा, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में हमने अंतर देखे, इम्पोर्टेंट अंतर देखे हैं। देखो पहला अंतर हमने क्या कहा कि इसमें अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं या दुर्बल वान डेर वाल बंध उपस्थित होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में हमने क्या कहा कि इसमें अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि यह उत्क्रमणीय होता है, और इसमें क्या कहा यह अनुत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, और रासायनिक में क्या कहा यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। नेक्स्ट अंतर हमने क्या कहा कि यह निम्न ताप पर संपन्न होता है, और इसमें कहा यह उच्च ताप पर संपन्न होता है। इसका मतलब जब ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण की दर घटेगी। तो अगला अंतर हमने कौन सा लिया कि ताप बढ़ाने पर इसकी दर घटती है, और इसमें क्या कहा कि ताप बढ़ाने पर इसकी दर बढ़ती है। अगला अंतर हमने लिया इसकी मोलर अधिशोषण ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, और इसमें हमने क्या कहा कि इसकी मोलर अधिशोषण ऊष्मा 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। देखो इसका मतलब ये है, अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण की मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। अगला अंतर हमने कौन सा लिया, यह बहुपरतीय होता है, और इसमें हमने कहा यह एक परतीय होता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें हमने कहा कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमने लिया कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसें भौतिक अधिशोषण दर्शाती हैं, और इसमें हमने क्या कहा कि वे गैसें जो अधिशोषक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं
वे रासायनिक अधिशोषण दर्शाती हैं। अगला अंतर हमने लिया एग्जाम्पल का, यानी हमने भौतिक अधिशोषण के एग्जाम्पल देखे। चारकोल के द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम धातुओं पर H2 गैस का अधिशोषण। ये दोनों एग्जाम्पल भौतिक अधिशोषण के एग्जाम्पल हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया टंगस्टन धातु पर O2 गैस का अधिशोषण और कार्बन की सतह पर O2 गैस का अधिशोषण। तो अब आपको भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। तो इस हेडिंग के ऊपर आप स्टार लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये जो दो प्रकार हमने देखे हैं, ये अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर दो प्रकार देखे हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अधिशोषण की उष्मागतिक संभाव्यता। यानी अब हम अधिशोषण की उष्मागतिकी के आधार पर व्याख्या करेंगे। यानी उष्मागतिकी के आधार पर हम समझाएंगे कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है या असवतः प्रक्रम, इस बात का अध्ययन करेंगे हम अब उष्मागतिकी के आधार पर। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्यता कह सकते हैं या अधिशोषण की उष्मागतिक संभाव्यता कह सकते हैं। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्यता कह सकते हैं या अधिशोषण की उष्मागतिक संभाव्यता कह सकते हैं। देखो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण, अधिशोषण की उष्मागतिक, उष्मागतिक संभाव्यता, उष्मागतिक संभाव्यता। बात सीधी सी है कि हम यहाँ पे ये समझेंगे उष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण किस प्रकार का प्रक्रम है। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोलर अधिशोषण उष्मा, मोलर अधिशोषण उष्मा। देखो मोलर अधिशोषण उष्मा हम किसे कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक मोल अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है तो उस दौरान मुक्त होने वाली उष्मा ही मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। क्या कहा हमने, देखो हमने कहा एक मोल अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है। यहाँ लिख रहा हूं मैं अधिशोषित होता है। तो उस दौरान मुक्त होने वाली उष्मा, उस दौरान मुक्त
होने वाली उष्मा, मुक्त होने वाली उष्मा मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। देखो क्या कहा हमने, मोलर अधिशोषण उष्मा के बारे में हमने क्या कहा कि एक मोल अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है तो उस दौरान मुक्त होने वाली उष्मा मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पता है कि अधिशोषण सदैव उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अधिशोषण सदैव उष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है या उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। सदैव उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अब देखो अधिशोषण उष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो इसका मतलब इसके लिए डेल एच का मान क्या रहेगा, नेगेटिव, यानी अपन कह सकते हैं अतः इसके लिए डेल एच इक्वल टू नेगेटिव, यानी डेल एच का मान ऋणात्मक होगा। डेल एच क्या है भाई, डेल एच एंथैल्पी परिवर्तन तो है, तो अधिशोषण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। अब देखो कोई गैस है और वो गैस किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होती है। क्या कहा मैंने, देखो समझना आप बात को। मैं कह रहा हूं कोई गैस ठोस अधिशोषक की सतह पर ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होती है, अधिशोषित होती है तो उस गैस की अव्यवस्था घट जाती है, अव्यवस्था घट जाती है। अतः इसके लिए डेल एस का मान ऋणात्मक होता है, डेल एस का मान ऋणात्मक होता है। देखो समझो इस बात को, क्या कहा मैंने ये कहा कि कोई गैस है, देखो समझो आप, कोई गैस है, ये लो, ये अब गैस के अणु यहां पर मुक्त विचरण कर रहे हैं। ये मैंने कोई ठोस अधिशोषक डाल दिया, ठीक है। अब ठोस अधिशोषक डालने पर गैस के अणु इस पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे इस प्रकार से। यानी अपन कह सकते हैं कि पहले गैस के अणुओं की अव्यवस्था अधिक थी और अब इस ठोस की सतह पर क्या हो गए, अधिशोषित, तो अव्यवस्था घट गई, अव्यवस्था घट गई। इसका मतलब डेल एस का मान क्या हो गया, ऋणात्मक। भाई हमें पता है कि अव्यवस्था का माप ही एंट्रोपी कहलाता है और अव्यवस्था घट रही है, इसका मतलब एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो गया, कम हो गया। यानी डेल एस का मान क्या होता है, ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कहा कि कोई गैस ठोस अधिशोषक की सतह पर
अधिशोषित होती है तो उस गैस की अव्यवस्था घटे जाती है, अतः इसके लिए डेल एस का मान क्या होगा, ऋणात्मक। यानी अपन कह सकते हैं अतः डेल एस इक्वल टू ऋणात्मक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लगाएंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या कहेंगे, अतः गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से क्या होती है, देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होती है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये क्या होती है, ये होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। अरे भाई हम ऊष्मागतिकी में इसका अध्ययन करते हैं। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। हमारे पास डेल एच का मान नेगेटिव है और डेल एस का मान नेगेटिव है, यानी मैं इस समीकरण में क्या रखूं, डेल जी, डेल एच के नेगेटिव तो माइनस डेल एच, ये माइनस ये रहा, फिर टी डेल एस भी क्या है नेगेटिव, तो ये लो माइनस डेल एस। मैं इसको खोलूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, डेल जी इक्वल टू माइनस डेल एच, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, इसका मतलब प्लस टी डेल एस। यानी इसको तो मैं दे दूं समीकरण 1 और इसको मैं दे दूं समीकरण 2। अब देखो सामान्य ताप पर क्या होता है, हम कहेंगे सामान्य ताप पर अधिशोषण के लिए डेल एच ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, टी डेल एस की तुलना में। इसका मतलब अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से देखो क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं कि सामान्य ताप पर डेल एच इज ग्रेटर देन टी डेल एस, यानी डेल एच का मान अधिक है टी डेल एस की तुलना में, और डेल एच यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब हमारे पास जो डेल जी का मान आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अधिशोषण क्या है, एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, क्योंकि इसके लिए डेल जी का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो ये हमने क्या देख ली, अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभाव्यता। हमने पहले मोलर अधिशोषण ऊष्मा का अध्ययन किया। मोलर अधिशोषण ऊष्मा किसे कहते हैं, एक मोल अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है तो उस दौरान मुक्त होने वाली ऊष्मा मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। फिर हमने कहा कि अधिशोषण सदैव ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसका मतलब इसके लिए डेल एच का मान ऋणात्मक होता है। फिर हमने कहा कि कोई गैस ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होती है तो उस गैस की अव्यवस्था घटे जाती है, यानी एंट्रोपी घटे जाती है। इसलिए डेल एस का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। हमने लिखा डेल एस इक्वल टू नेगेटिव। फिर हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से कहा कि डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल एच का मान नेगेटिव है, डेल एस का मान भी नेगेटिव है। फिर हमने इसको सरल किया तो हमारे पास डेल जी इक्वल टू माइनस डेल एच प्लस टी डेल एस। फिर हमने कहा कि सामान्य ताप पर अधिशोषण के लिए डेल एच का मान टी डेल एस की तुलना में अधिक होता है, तो हमारे पास डेल जी का मान क्या आया, ऋणात्मक। और इस आधार पर हमने क्या कहा, यानी हम इसको समीकरण 3 दे सकते हैं। समीकरण 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर अधिशोषण प्रक्रम है वह एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। तो ये थी हमारी अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभाव्यता। तो
तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया अधिशोषण के प्रकार हमने देखे अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर। दो प्रकार थे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, डिटेल से अध्ययन किया। फिर हमने अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभाव्यता का अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।